बेटा थर्ड क्लास है आपकी आईसीटी की, इससे पहले 2 क्लास आईसीटी की आपकी हो चुकी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब पे आपके बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। इसकी क्या क्या डिमेरिट है आपका, वृद्ध आकार वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ठीक है, सर्किट के लिए, तथा मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए प्रयोग होता था। अत्यधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता था। मशीनी भाषा का उपयोग इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। पेपर टेप और आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग आदि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका, यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता थी। तो आप देखोगे, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया थी, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी हमारी ओल्ड को रिप्लेस कर देती है। अब आपके स्टार आते हैं 5 स्टार, तो ये स्टार जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन को लेकर के हैं। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती चली गई है, वैसे वैसे आपका एनर्जी कंजम्पशन भी घटता चला गया है। ठीक है, तो इससे ये आपका हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका OHP, क्या फुल फॉर्म है बेटा इसकी? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डीमेरिट इसकी यहाँ पे हमने दी है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता और ऊष्मा का उत्सर्जन। जब हम 2003 में क्लास करते थे एमए की, तो आप देखोगे हमारे एक टीचर थे, वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे और वो OHP पे क्लास देते थे। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर उसे हम बोलते हैं। आप देखोगे स्लाइड तैयार होती थी, एक जो पेपर, वो प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट सीट थी, उन पे नोट्स बना करके सर लाते थे और ऐसे वो रखते थे वहां पर, प्रिंटर के जैसे स्कैन करने के लिए रखते हैं, और वो स्लाइड हमारी वहां चलती थी। बट उसमें यही डिमेरिट थी, उसे ज़्यादा देर तक वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे। 1-2 घंटे बाद वो हीट करने लगता था, ज़्यादा एनर्जी यूज करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, और वो हीट होने की उसकी ज़्यादा संभावना थी। अब इस OHP को रिप्लेस किया है आपका प्रोजेक्टर ने। अब प्रोजेक्टर हमारे पास है, उसे पूरा दिन चला लो, कोई इशू नहीं है, और इस प्रोजेक्टर में आपके फैन वगैरह भी लगे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है, और पुराने सामान जो हैं वो हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। जब मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो एनवायरनमेंट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों को या तो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी दान दे देते हैं या कम कीमत पे उन्हें दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बजट की बात की थी, इकोनॉमी की बात की थी, कि एक कहावत कही जाती है देहात क्षेत्र में कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ठीक है ना, तो आप देखोगे अगर आपने आज 5 स्टार कोई लिया है उपकरण, तो उसमें एनर्जी कंजप्शन की हम बात करेंगे तो वो इतना आपके बिल में बचा देगा। बट जो इकोनॉमिक जिसकी वीक होती है, गरीब व्यक्ति क्या सोचता है कि सस्ते वाली चीजें ले लें, और वो सस्ते वाली हमें हर महीने उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। तो देखोगे इस तरीके से स्टार की जो रेटिंग होती है, उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का भी होता है। अब आपके एसी आने लगे, एसी कैसे आने लगे? जो इन्वर्टर से चल रहे हैं। पहले देखोगे एसी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको जनरेशन बताई थी, जनरेशन आपने कर ली होंगी। ठीक है, यहाँ पे 1971 की बात की गई है, 4th जनरेशन की बात की गई है। यहाँ पे जो आईसी की बात की गई है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की गई है, सिलिकॉन चिप की बात की गई है। और जो यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें आपको सभी कंप्यूटर की जनरेशन आपको करनी थी, पीढ़ी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये पीढ़ी कंप्लीट कर ली होंगी। ठीक है, आपको जो नोट्स दिए गए हैं, इसके साथ इंग्लिश के नोट्स भी हैं, और उसमें वो पीढ़ी अच्छे तरीके से आपको दी गई है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ, ये आपको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें आपका 4th पीढ़ी के जनरेशन की बात की है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, इसमें इंटरनेट का उपयोग संभव बनाया है। इंटरनेट कब आया आपका? टेक्नोलॉजिकल, बेटा इसे नोट कर लेना, इवोल्यूशन। खुद विकास, ये बेटा आपके मेन पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रेडियो पहले आई, टीवी पहले आया, या
इंटरनेट पहले आया, एआई पहले आई, मुद्रण आया, अखबार आया। तो ये आपके क्या हैं, टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है। तो इसको लेकर के यहाँ तो क्वेश्चन आता ही आता है आपका आईसीटी में, बट आईसीटी के कुछ पोर्शन 2018 के बाद एनटीए ने जब सिलेबस रिवाइज किया है तो आपके मेन सब्जेक्ट को भी कोरिलेट किया है और इस नेट जेआरएफ की परीक्षा को इंटरडिसिप्लिनरी बनाने का प्रयास किया है। अब आप देखोगे ना, जब पहले क्वेश्चन पेपर आए जब नेट जेआरएफ के, तो उसमें कई बार बच्चे ये कहते देखे मैंने कि सर ये तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उनमें आईसीटी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी ये सब डाल दिए उन्होंने। तो पेपर इस तरीके का आता था कि मल्टीपल क्वेश्चन उससे अलग अलग डिसिप्लिन से आते थे। तो बच्चा यही कहता था कि आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि इसे अच्छे तरीके से आप कर लोगे। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रौद्योगिकी का उद्विकास किस तरीके से हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको इसी तरीके से कवर करने हैं। देखोगे ना, उद्विकास का मतलब क्या है बेटा, देखो आपकी यूनिट कितनी कोरिलेट कर रहा हूं मैं। हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। यहां से आपको वैदिक काल से एजुकेशन की नेचर किस तरीके से बदली और 2020 की जो एनईपी आपकी आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपकी जो आई है, उस तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये उद्विकास को लेकर के। अब दूसरा आ जाओ पर्यावरण को लेकर के। पर्यावरण प्रदूषण ही समस्या आपकी क्यों है। अब प्रिमिटिव सोसाइटी में कोई व्यक्ति क्या था, जेट विमान थोड़ी उड़ा रहा था वो तो आप देखोगे जंगल में रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था, तो पोल्यूशन की कोई इशू ही नहीं था। आज के समय में पोल्यूशन का इशू आया है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, आप देखोगे तीर तलवार भाले ये इंस्ट्रूमेंट होते थे उनके, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं थी, और टेक्नोलॉजी भी उनकी सिंपल थी। टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, ये ना सोचना कि बच्चे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो तीर तलवार भाले जो भी शिकार करने के इंस्ट्रूमेंट थे उनके, वो सब आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट था। अब यहाँ से और कॉन्सेप्ट भी आप देख लोगे जो हमारी लाइफ में, सपोज दैट मैरिज नामक एक संस्था है, आज मैरिज हो रही है, तो उस टाइम पे भी मैरिज होती थी। पैटर्न क्या था आप देखोगे, किसी पेड़ के देखोगे पत्तों के पर भोजन परोस दिया गया और कुछ लोग समूह में रह करके वो गवाह बन गए किसी मंदिर में, या टोटम जो उनका पवित्र सिंबल होता था वहां जाकर के शादी कर ली। तो ऐसी शादी होती थी। आज आप देखोगे मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं और मंडप में आपकी शादी हो रही है। तो पैटर्न हर चीज का इवोल्व हुआ है। इवोल्यूशन से आपका क्वेश्चन बनता है, उद्विकास से क्वेश्चन बनता है। और जब किसी भी चीज को आप देखोगे तो आपको एनिशियंट टाइम देखना है, पूरा जो आपका पुराना टाइम है ये, और आपका मॉडर्न टाइम देखना है। तो मॉडर्न टाइम तक हमने एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्रजाति ने एक सफर तय किया है, उसके स्टेप हैं आपके। तो ये स्टेप हमने किस तरीके से तय किए हैं, इस पे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था, बैरियर इन डेली लाइफ। अब आप देखोगे बैरियर इन डेली लाइफ का मतलब ये आपको इजीली समझनी है चीजें। जब आप पढ़ाने जाओगे ना तो सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज समझ करके ही जाओगे क्लास में, क्योंकि समस्या भी हमारी ऐसी आएंगी जैसी सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यानी कि जिस स्टेज में हम हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसी से संबंधित हमारी समस्याएं आती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकते थे, इसमें इंटरनेट के उपयोग को संभव बनाया है। इंटरनेट का यहाँ पे जिक्र आया है। इसी पीढ़ी में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा माउस का व्यापक प्रयोग प्रारंभ हुआ है। अब तकनीकी के आधार पर आपके कंप्यूटर का हमने यहाँ क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल कंप्यूटर दिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। असतत रूप में आपके सिग्नल कराए थे मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। कितने प्रकार के बताए थे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, हाइब्रिड भी कराए थे। तीन होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बताए थे। और डिजिटल सिग्नल में मैंने आपको बताया था बाइनरी। और यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, करके आए हो क्या बेटा, बाइनरी कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अलग क्लास होगी आपकी, सभी बाइनरी यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आपका आ गया। असतत रूप में सूचनाओं के प्रसंस्करण, ये वर्ड क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
प्रसंस्करण का मतलब क्या है, बताएगा कोई बच्चा? सही बता रहे हो। स्टोर करना। प्रिजर्व का मतलब प्रसंस्करण मतलब संरक्षित करना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो इंग्लिश में आपकी क्लास होती है आईसीटी में, वो ज्यादा अच्छी होगी इन कंपेरिजन देन हिंदी मीडियम। अब प्रसंस्करण देख लो तुम, बच्चे क्लासीफाई नहीं कर पाते, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। प्रिजर्वेशन की बात कर लो, प्रिजर्व। अब आप देखोगे, अब टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रिजर्वेशन ऑफ माइंड कर रही है। आपके बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज नहीं रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, ये लाइफ साइकिल है हमारा, यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है, और यहीं आ जाते हैं। जन्म हुआ है तो डेथ भी होगी। बट जब आप देखोगे कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में जन्म लेता है, तो उसका ज्ञान जो है उस समय की समस्याओं के बारे में उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, और उस सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में एक ज्ञान का प्रभाव उसके अंदर जो होता है। इस ज्ञान को प्रिजर्व करने में हमारी सोसाइटी आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर उन इंटेलेक्चुअल प्रोफेसरों के जो आज इस दुनिया में नहीं है, आपको मिल रहे हैं, ये आपकी आईसीटी की ही देन है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ माइंड में भी आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका रहता है। असत रूप में सूचनाओं के प्रसंस्करण तथा समस्याओं के समाधान में सक्षम उपकरणों का एक वर्ग को डिजिटल कंप्यूटर के समाधान में सक्षम उपकरणों के एक वर्ग को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को पढ़ लेना बेटा। इसमें ये कंप्यूटर डेटा की प्रोसेसिंग समझते हो बेटा? डिजिटल रूप में 0 और 1, जो सिग्नल में बात आई थी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रियाधीन, ठीक है। मेरे करते हैं, इसमें सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि आते हैं। अब आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेना, डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल के रूप में ये चीजें 0 और 1 में आती हैं। यहां से आपका बाइनरी का क्वेश्चन बनता है, जो मैंने कल आपको बताया है। चले आगे बेटा। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सतत रूप में सूचनाओं को प्रसंस्करण के लिए उपयोगी होने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि मापने से संबंधित डेटा को प्रोसेसिंग में होता है, जैसे वाहनों की गति मापने में प्रयोग आने वाले एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग इत्यादि। अब देखोगे हाईवे हैं आपके यहाँ, और वहां पे स्पीड लिमिट की गई है 100 किलोमीटर पर, नहीं रखते लोग। वहां पे कैमरे लगे हुए हैं आपके, उनमें जो कंप्यूटर है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। देखोगे ना, स्पीड मापी और तुरंत चलान हो गया। तो आईसीटी सोशल कंट्रोल में भी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सोशल कंट्रोल भी करती है बेटा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी जो क्वेश्चन की नेचर आती है वो स्टेटमेंट और असर्शन के रूप में आती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों के नियंत्रण को बढ़ाया है। पहले देखोगे एक आपका वर्ड आता था मॉब लिंचिंग, जानते हैं कुछ बच्चे इसे? क्या होता है मॉब लिंचिंग? भीड़। भीड़ का मतलब, देखो बेटा कुछ चीजें नोट कर लेना। क्राउड, ये है भीड़, जहां पे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे। एक है आपका ग्रुप, टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्ट इच अदर मेक ग्रुप, सोशल ग्रुप भी से हम कह सकते हैं। जब वो एक दूसरे से वेल नोन है तो वो ग्रुप है, जब एक दूसरे को नहीं जानते तो वो क्राउड है। बट जब क्राउड आपकी एग्रेसिव हो जाती है, एग्रेशन इसके अंदर आ जाता है, तो ये किसका रूप ले लेती है? मॉब का। मॉब क्या है? एग्रेसिव क्राउड है। और मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ ये एक इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुलिस प्रशासन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भीड़ अगर कोई केस कर गई है, किसी की हत्या कर गई है, भीड़ के द्वारा किसी की पीट पीट कर हत्या जो की जाती थी, वो मॉब लिंचिंग कहलाती थी। तो पहले एक स्टेटमेंट कहा जाता था, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और भीड़ ने कोई काम अगर ऐसा किया है तो किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं होता था। अब क्या करता है पुलिस प्रशासन? इसको कवर करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, और वीडियोग्राफी होनी शुरू हो जाती है। तुरंत वो कैमरे खोल देते हैं, जितने भी लोग उसमें आइडेंटिफाई होंगे सब आपका वहाँ एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आईसीटी हमारी सोशल कंट्रोल में
हेल्पफुल है, और ये आपका कथन कारण के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि आईसीटी को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा गया है। वैश्वीकरण के कारण जो है आईसीटी की जो प्रक्रिया है वो आईसीटी सब तक पहुंची है वैश्वीकरण के कारण। आज सबसे ज्यादा जो स्कोप है वो डिजिटल मार्केटिंग का है बेटा, और डिजिटल मार्केटिंग में आपका आईसीटी एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट चलो बेटा, हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपका थर्ड टाइप का कंप्यूटर है, यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है, अर्थात इसमें एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एवं शुद्धता होती है, जैसे रडार प्रणाली, स्मार्टफोन, टैबलेट, डिवाइस आदि। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको करना नहीं है अभी, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन की नेचर होती है, प्रकृति कैसी नेचर है क्वेश्चन की कि वो करंट बेसिस पे क्वेश्चन है आपका डेटा। तब हर यूनिट में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सपोज दैट आपसे पूछ लिया 2020 का क्वेश्चन है या 2018 का क्वेश्चन है एनवायरमेंट का कि 5 जून की थीम क्या थी, तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अब इसको नहीं रटना आपको 2025 की थीम सर्च करनी है, यहाँ पे रिप्लेस कर देना 2025 की 5 जून की थीम क्या थी। इस तरीके से डेटा वाले क्वेश्चन मेमोराइज नहीं कर रहे हैं जो पुराने डेटा है। सपोज दैट 2012 का डेटा दिया हुआ है किसी भी रिलेटेड एनवायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग या पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो 2012 का डेटा बच्चे रटते रहते हैं कि जी भी तो याद ही करना हमें, वो नहीं करना है, वो पुराना डेटा है, इसे छोड़ो और अपने आप को अपडेट रखो। ठीक है बेटा, तो टेक्नोलॉजी इंसान को अपडेट करने में भी हेल्प करती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, भारत में कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित HFC-2M भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात किया गया था। अब आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत का सपना ज्यादातर लोगों को एक प्रसारित किया जा रहा है कि भारत सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बने। क्या होता है आत्मनिर्भर? सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि एक आपका आता है जो आपकी एनवायरनमेंट की जो यूनिट हुई है उसमें SDG MDG आया है, वीमेन एम्पावरमेंट। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है एम्पावरमेंट? नहीं बता रहे। सशक्तिकरण, क्या इंडिकेटर है सशक्तिकरण के? बताओ क्या इंडिकेशन है एम्पावरमेंट के? एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब कोई महिला अपने डिसीजन खुद लेने लगे तो आपका क्या कहलाएगा? वीमेन एम्पावरमेंट कहलाएगा। और ध्यान रखना टेक्नोलॉजी के दौर में एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, यस और नो? बढ़ रहा है, बट आप देखोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ध्यान रखना, जिस तरीके से आपको दो चीजों में कोरिलेट करना है, एजुकेशन और एम्पावरमेंट ज्यादातर मिलेगा। एजुकेटेड हुई हैं, एम्पावर हुई हैं, बट अवेयर भी हुई हैं क्या, तो वो कम मिलेगा। तो ये आपको कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन कथन कारण में पूछे जाएंगे और आपको ये अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वापिस चलते हैं। आयात किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं थे। और फिर भारत सरकार के प्रयास के द्वारा आज आप देखोगे मीडिया आपको बता रही है कि बहुत से लोग हमारे से रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि हमारे से जो शस्त्र हैं, हमारे पास वेपन्स हैं जो डिफेंस के लिए हमने बनाए हैं, उन लोगों को, उन शस्त्रों को बाहर के कंट्री मांग रहे हैं कि हमें भी दे दीजिए। तो हम आत्मनिर्भर हुए हैं रक्षा के क्षेत्र में। ये एम्पावरमेंट, देखो कुछ चीजें क्या हैं यहाँ पे। अगर हम कहें कि एजुकेशन बढ़ने से तलाक दर, यहाँ ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाएगा, आईसीटी से हट जाएगा, इसलिए मैंने कम एक्सप्लेन किया, पर मैं इसे अब डिटेल बता रहा हूँ आपको। क्या शिक्षा और तलाक दर के बीच में संबंध है? जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, ध्यान रखना, जो अनपढ़ महिला है उससे दहेज नहीं मांगा जाएगा। दहेज किससे मांगा जाएगा? जो पढ़ी लिखी है। तो कम शिक्षित महिलाओं में तलाक दर कम मिलेगी और अधिक शिक्षित महिलाओं में तलाक दर ज्यादा मिलेगी। इसके दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि यहाँ महिला की ज्यादा डिमांड नहीं होती है, दूसरा ये कि जागरूकता का स्तर भी कम होता है।
अगर अनपढ़ महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो चुप उसको सहन करी जाएगी। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तलाक दर 2 सेक्टर में ज्यादा है, एक तो वीमेन एडवोकेट जो होती है, महिला वकील, और दूसरा सेवा क्षेत्र में लगी हुई महिलाएं जो जॉब कर रही हैं। तो अब इसके दोनों ही फैक्टर हैं आपके, ठीक है। एक तो महिलाओं का अवेयरनेस कम होना, भाई कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है तो अनपढ़ महिला कह देती है कोई नहीं, मेरा पति मेरा देवता है, उस चीज को सहन करती रहती है। वो पढ़ी लिखी रिवोल्ट करती है, और रिवोल्ट करती है तो तलाक होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके, ये बेटा हर जगह ही स्टेटमेंट और असर्शन के तौर पर पूछे जाते हैं। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो भी अब तक आपने पढ़ा है क्लास में या आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम या अपनी बुक से सेल्फ स्टडी की है, उसका रिजल्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग का होता है। टोटलिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो अब तक आपने नॉलेज एक्वायर की है फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन कारण के, ठीक है ना। हम अक्सर ये मानते हैं कि नहीं, महिला अगर शिक्षित होगी तो तलाक नहीं होगा, बट यहाँ देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन और डिवोर्स रेट, ठीक है ना। इसके बीच में कोई आप ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं स्थापित कर सकते। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब आयात की बात हुई थी, तो हम टेक्नोलॉजी में बड़े पिछड़े हुए थे, ठीक है, हमने आयात की। अब आप देखोगे, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वर्ष 1960 में भारत निर्मित पहला कंप्यूटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था। इसके बाद है आपका परम पैरेलल मशीन 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सीडेक, ये बहुत क्वेश्चन आता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा वर्ष 1990-91 में निर्मित किया गया था। इसके साथ साथ और कंपनी भी थी, सीडेक आपकी पुणे की कंपनी है, और इन्होंने परम नामक ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। और कब बनाया? जब अमेरिका ने अपना सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। परम युवा सेकंड भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। अब ये ही मैंने आपको रिपीट किया है, जो डेटाबेस चीजें हैं, आज अगर आप इसे कहोगे कि परम युवा सबसे तेज गति का चलने वाला कंप्यूटर है, तो आज आपके बहुत से कंप्यूटर लैपटॉप आपका इतने आविष्कार हो चुके हैं कि ये चीज रिप्लेस हो गई है, ठीक है। तो इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो डेटा वाली चीजें हैं। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है, जो शिक्षा, मनोरंजन और ऑफिस जैसे कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। एक वर्ड आता था पहले, एजुटेनमेंट, ठीक है। एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, ये 3 वर्डों से मिलकर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। आप देखोगे ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है। आज जो शिक्षा है वो किस तरीके से एक स्वरूप उसका बदला है। पहले जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल को एक दमनकारी संस्था किसने कहा है? स्कूल को दमनकारी संस्था, लिख लो बेटा, स्कूल एक दमनकारी संस्था है, किसने कहा है? बताया हुआ मैंने। और इत्तेफाक देखो, कल मैंने आपको हायर एजुकेशन के 3 क्वेश्चन बताए थे, तीनों क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर रखे हैं। कौन कौन से बताए थे? एक तो बाइनरी वाला बताया था, एक आपका जो डेटा प्रोसेसिंग का मैटर है वो बताया था, और कौन सा बताया था? ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, स्कूल एक दमनकारी संस्था है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। कब थी दमनकारी संस्था? जब जो टीचिंग लर्निंग मेथड था वो स्ट्रेसफुल था। अब टीचिंग लर्निंग मेथड स्ट्रेसफुल नहीं रहा है, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट टीचरों के द्वारा दी जा रही है, नया मेथड हो गया है। और प्ले स्कूल खुलना भारत जैसे देशों में एक नया इन्वेंशन है ये, कि बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना, ताकि बच्चा संडे में भी पूछे पापा आज स्कूल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? संडे है। तो संडे क्यों आता है? हमें तो स्कूल जाना है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ जॉयफुल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। तो एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट ये नया कॉन्सेप्ट है आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग। जो ये स्टेटमेंट इवान इलीच का है, इवान इलीच का है बेटा ये, इवान इलीच कहता है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है जो बच्चे की नेचुरल ग्रोथ को बाधित करती है। निराशावादी चिंतक है ये, ठीक है। एक टॉपिक आपका एजुकेशन जो आता है वो हर सब्जेक्ट में मिलेगा बेटा, एजुकेशन। एजुकेशन में डेफिनेशन या मोरल एजुकेशन की हम बात जो करते हैं, ठीक है। तो दमनकारी संस्था किसने बताया है? इवान इलीच ने।
ठीक है, वापिस आ जाओ बेटा। शिक्षा मनोरंजन छोटे ऑफिस के कार्यों के लिए उपयोग किया गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल्स, साउंड, नेविगेशन, और ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। लो लेवल लैंग्वेज पे आ जाओ बेटा। अब भाषा पे आ जाओ। जो पिछली क्लास आपकी हुई हैं उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि आपको किस तरीके से ये चीजें समझनी है। ये कंप्यूटर है और ये ह्यूमन है। अब इसकी बात छोड़ो थोड़ी देर के लिए। इसके लिए संचार करने के लिए क्या चीज जरूरी है? भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, जैसे लैंग्वेज आपकी किससे मिलकर के बनी है? अक्षर से। अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से आपका पैराग्राफ बनता है पूरा। तो इसी तरीके से आपकी कंप्यूटर की भी भाषा होती है, और अगर भाषा इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये चीजें नहीं समझ पाएगा। समझ गए हो नहीं? मैंने इसलिए आपको ह्यूमन और कंप्यूटर को इक्वल बताया था। बस एक ही अंतर है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इमोशनलेस है, यहाँ ह्यूमन की इमोशंस हैं। बट आज ह्यूमन भी कंप्यूटर के तरीके से इमोशनलेस होता जा रहा है, जिससे कि डेली आज अखबारों में आप देखते हो कि जो क्राइम सीन हो रहे हैं वो अपनों के द्वारा ही कंडक्ट हो रही। तो जहाँ अपनों में, जहाँ भावात्मक संबंध हो, वहाँ लॉजिकल रिलेशन में ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ह्यूमन क्या है? वो कंप्यूटर के इक्वल है। जैसे ह्यूमन संचार जो करता है वो भाषा के माध्यम से करता है, इस तरीके से कंप्यूटर भी आपका भाषा को समझता है। अब इसमें लो लेवल लैंग्वेज ये मशीनी कोड है। यहाँ भी आपके अक्षर हैं, शब्द हैं, स्टेट वाक्य हैं। ये मशीनी कोड है जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर सिस्टम और सिस्टम घटकों का संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना है। इसके निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड नोट करना। किस बच्चे को नहीं पता है कि व्हाट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है बेटा, बताओ। सिंपल से वर्ड हैं। आईसीटी पढ़ रहे हो, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है कि हमें नहीं आते। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने अभी कंप्यूटर और ह्यूमन की तुलना की थी। जो व्यक्ति की बॉडी है ये तो आपकी हार्डवेयर है, और जो इसकी सोच है वो उसका सॉफ्टवेयर है। कभी भी हार्डवेयर को देख के उसके सॉफ्टवेयर का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मैंने साइज की बात की, पहले जो पुराने कंप्यूटर थे वो बड़े होते थे। आप देखोगे, मोबाइल की बात हम करते हैं, 90 के दशक में जिसके पास में मोबाइल था वो बहुत रिच पर्सन माना जाता था, स्टेटस सिंबल था। लोग यहाँ लगा करके चलते थे फोन, और ऐसे देखते थे इसके पास फोन है भाई बहुत। ठीक है, फिर क्या था, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। अब फोन स्लिम होते चले गए। ठीक है ना, जितना फोन स्लिम हुआ उतना ही महंगा। तो देखोगे, मैंने आपको कल बताया था, हर एक चीज में साइज आपका टेक्नोलॉजी में भी घटता गया है, सोच में भी घटता गया है, खान पीन में भी घटता गया है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वह कंप्यूटर का भाग हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके कल बताए गए थे। तो हार्डवेयर क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। इनको संचालित करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये दिए हैं मशीनी कोड, जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना है। इसके निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं बेटा? यहाँ पे आपकी मशीनी लैंग्वेज दी है। यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है। मशीनी भाषा एक मात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। ये सामान्यतः हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। यह भाषा बाइनरी नंबर 0 1 का उपयोग कंप्यूटर को विद्युत सिग्नल भेजने में कार्य करती है, जहां 0 विद्युत सिग्नल की अनुपस्थिति और 1 सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। कोई ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें, इन्हें देख लेना एक बार बेटा। हम्म।
आ गया है चलाना मेरे को। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है बेटा। असेंबली लैंग्वेज देखोगे, द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें संरचना और अनुदेशों इंस्ट्रक्शन के सेट मशीनी भाषा के समान होते हैं, लेकिन इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाले अंकों की जगह अंग्रेजी के शब्द, नाम और संकेतों का उपयोग होता है। कुछ यहाँ पे प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं दी हैं। बेसिक, बेटा जब पहले नेट जेआरएफ की परीक्षा होती थी ना, तो उसमें ये जो बेसिक है इसका आपकी एब्रीवेशन पूछी जाती थी, फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है फुल फॉर्म, बताना इसकी पढ़ के एक बार। बेसिक बिगनरी ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपकी बेसिक होगी। फोरटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1 है, और एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब आपका नेक्स्ट जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले एक बार मैंने ये रिवाइज कर लिया है आपका, क्या इनपुट और आउटपुट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। डिवाइस क्या होती है बेटा, बताएगा कोई बच्चा। डिवाइस नहीं पता, डिवाइस का नहीं पता, एक्सप्लेन तो करो, कोई तो करो। नहीं पता, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हो, इससे पहले डिवाइस आपको पता होना चाहिए। डिवाइस क्या होती है, जो किसी कार्य को करने में सक्षम हो उस चीज को हम डिवाइस कहते हैं, अपने आप में परिपूर्ण हो, ठीक है ना। अभी आप देखोगे ब्लूटूथ है, ये डिवाइस कह रहे हो इसे आप, वो आपको फंक्शनिंग कर रही है ना। जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें हियरिंग प्रॉब्लम होती है, सुनने में समस्या होती है, तो डिवाइस लगा देते हैं उनके। अभी कुछ बच्चे लोग जो नकल करते हैं जा करके कह रहे हैं कि डिवाइस पकड़ी गई है, तो डिवाइस अपने आप में परिपूर्ण है, जो एक काम को कंडक्ट करने में वो सक्षम है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आपके बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है। अब उसने इंस्ट्रक्शन ली, रॉ मटेरियल आपसे लिया, उसे प्रोसेसिंग करके उसने पका करके अच्छे तरीके से प्रोसेस करके आपको वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको दे रहा है वो। अब उसमें प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब आपकी डिवाइस आ जाती हैं, जॉयस्टिक वगैरह, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो था आपका, कल मैंने बताया था बार कोड रीडर, बार कोड रीडर आपकी इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट, जैसे ह्यूमन कंप्यूटर दोनों को मैंने कंपैरिजन किया है। हम जो चीज खाएंगे, जो पिएंगे, जैसा हम पहनेंगे, वैसा ही हमारा थॉट प्रोसेस होगा, ऐसे ही कंप्यूटर का होता है। जो भी वो इनटेक करेगा, आउटपुट में वही चीजें वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको जरूर करनी है। इनपुट यूनिट कोडेड डेटा को प्रोसेसर को भेजता है, और आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसके साथ साथ यूनिट भी कर लेना बेटा यहाँ पे। इसके बाद है सीपीयू। कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा माइंड की बात। सीपीयू होता है कंप्यूटर का माइंड, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कितने भाग होते हैं इसके बेटा, पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े। कंप्यूटर के आपके सीपीयू के 3 भाग हैं आपके, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां से मैं तुम्हें इजीली करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन, जो आपका नेट जेआरएफ है, इसका पेपर 1 जो है, ये 3 भागों में आप बांट सकते हो। पहली 4 यूनिट आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपकी समझ का एनालिसिस करता है एनटीए कि आप कितने समझदार हुए हो अब तक। दूसरी मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, ये आपका कहलाता है अर्थमेटिक, आपकी क्विकली कितने अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और नेक्स्ट आपकी 3 यूनिट जो हैं, एनवायरमेंट, आईसीटी और हायर एजुकेशन, ये आपकी मेमोराइजिंग बेस पे हैं। आपकी मेमोरी की क्षमता क्या है, उस चीज का एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर का माइंड होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसमें प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह गणितीय तथा तार्किक ऑपरेशन संचालित करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, जो मैंने आपको सेपरेट वर्ड लिखवाए हैं, ट्यूटोरियल्स।
ट्यूटोरियल्स और ब्रेन स्ट्रोमिंग। जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिन बच्चों को ये वर्डिंग पता नहीं है वो समझ के जाए। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं और ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होती है। एएलयू हो गया, सीयू कंट्रोल यूनिट, यह माइक्रो प्रोसेसर में निहित निर्देशों का समूह को लागू करता है। यह मेमोरी से निर्देश को प्राप्त करने और इन्हें डिकोड करता है तथा निर्देश अनुसार कार्य का निष्पादन और जरूरत पड़ने पर एएलयू को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशन भेजता है। और तीसरा पार्ट है इसका रजिस्टर, जिसे मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ये प्रोसेसर में अस्थायी डेटा और स्टोरेज एरिया होते हैं जो प्रोसेस होने वाले डेटा को संभालने का कार्य करते हैं। यही डेटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने के साथ साथ पुराना डेटा समाप्त हो जाता है। यहाँ अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो रोम और रैम आएगा, ठीक है। उससे आप आज ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे समझ जाओगे। अब बेटा ये टॉपिक जो है आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मैंने एक आपको पूरी अच्छी टेबल बनवाई हुई है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की टेबल है। वो सभी बच्चों की है, ठीक है। नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मैं बनवा लेवाऊंगी, ठीक है। एक टेबल बनाओ आप ऐसे 3 कॉलम उसमें लगाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, और इधर की साइड में आपको वो सभी चीजें एक्सप्लेन कराऊंगा जिनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ उसे।